जय बोले श्री जीवन माता की, तेजाजी महाराज की, बाबूजी महाराज की, राम साहब पीर की, बालाजी महाराज की। उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूड साहब, सीकर के अध्यक्ष मंदिर जी, झुंझुनू के अध्यक्ष राजेंद्र जी, भाई राज्यपाल, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमें आशीर्वाद देने आई माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों। जीवन देसर के अंदर मैं सरदार शहर के 2-3 दिन से काफी गांवों के अंदर में गया, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा विकास कम नजर आ रहा है। जीवन देसर के अंदर जब देखने को लगता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन देसर के अंदर चुनाव के बाद जब भी अगला कार्यक्रम आप रखेंगे तो एक तो यहाँ की साफ सफाई, जो कीचड़ यहाँ पड़ा रहता है, और खेल ग्राउंड बनाने की जो आपने डिमांड रखी गांव वालों ने, और मंदिर की 4 दीवारी, तो दोनों आपके काम हम मिलकर कराएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भाइयों, इस उपचुनाव पे पूरे देश की नजरें हैं। गुजरात से लोग टेलीफोन करते हैं, हिमाचल के रिजल्ट से जितने लोग उत्साहित है, उतना ही कहते हैं सरदार शहर में क्या होगा। अगर सरदार शहर सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है तो सीधा 50 सीटें प्रभावित करेगी राजस्थान के अंदर। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, चूरू, झुंझुनू की 50 से ज्यादा सीटों पर किसान राजनीति का नया उदय होगा। इससे इस उपचुनाव को एक अलग हिसाब से आपको लेना है। कांग्रेस बीजेपी की जीत से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आरएसपी अगर जीतती है, जिस तरह किसान राजनीति का केंद्र ये सरदार शहर और चूरू जिला हुआ करता था, उसी तरह किसान राजनीति फिर से इस सरदार शहर और जिले के अंदर आ जाएगी। ये निवेदन करने आज आपके गांव के बीच में आया हूं। सरदार शहर चुनाव के अंदर मैं गांव घूम के जवानों से अपील करूंगा, उनको उनकी ताकत याद दिलाऊंगा। हमारे पुरखों ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, किसान आंदोलन में यहाँ के बुजुर्गों ने बड़ा हिस्सा लिया, और किसान राजनीति के अंदर चौधरी कुंभाराम जी, दौलतराम जी समेत तमाम किसान नेताओं ने हमेशा हर जगह अगुवाई की। लेकिन पिछले 40 साल से हमारा संघर्ष कमजोर पड़ गया। हमारे किसान के बेटे कांग्रेस और भाजपा की टिकट मांगने के लिए वो लाइनबद्ध खड़े रहते हैं। भाइयों, इसलिए अपनी राजनीति हाथ से चली गई। हमें हमारी ताकत को पहचानना है, हमें हमारी शक्ति को पहचानना है। इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में लेना है। अगर सेमीफाइनल आपने जिता दिया तो 2023 का फाइनल मुकाबला किसान के बेटे और किसान राजस्थान के अंदर जीतेंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाने के लिए आपके बीच आया हूं। भाइयों, मंत्री, हर व्यक्ति को मैं देखता हूं, मेरे साथ कितने एमएलए, एमपी, मंत्री बने पिछले 20 साल के अंदर, सब एक ही बात कहते हैं कि भाई जी से खराब क्यों हो रहे हो, मंत्री बन जाते, उम्र धीरे धीरे निकल रही है, अच्छा काम करते, अच्छा बिजनेस करते। तो मैं कहता हूं, मेरे पिताजी 77 में एमएलए बने थे, 50 साल से हम राजनीति के अंदर हैं। अगर ये काम ही करना होता तो फिर राजनीति में क्यों आते? कोई बिजनेस कर लेते, कोई एजेंसी ले लेते, किसी सेठ के यहाँ काम कर लेते। हमारा मकसद है कि किसान कौम का सत्ता पे कब्जा कैसे हो। मैं नौजवानों की पीड़ा नहीं देख सकता, मैं नौजवानों को इस तरह संघर्ष करते हुए नहीं देख सकता। कॉलेज विद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा तक का मेरा सफर है। आपने देखा होगा, जहां भी प्रदेश और देश के अंदर अन्याय हुआ, जब देश का अंदर था, तकलीफ के अंदर था, तो एमपी तो आपके चूरू के भी हैं, सीकर के भी हैं, झुंझुनू के भी हैं, वो किसान के बेटे हैं। लेकिन तीनों ने, 4, 5, 6 या 20 एमपी ने ये कहा कि किसान भी लक्ष्य हैं। लेकिन नागौर के सांसद ने कहा ये काले कानून है, और देश की सत्ता छोड़ के सड़क पर अगर किसान का बेटा और देश का सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था, जिसने आपके सम्मान के लिए सत्ता को ठोकर मार दी। और दूसरी बार जब अग्निपथ योजना लेके आए प्रधानमंत्री, जब सेना को ठेके पे दे दिया,
इस इलाके से सबसे ज्यादा नौजवान सेना के अंदर जाते हैं। भाइयों, सेना में खाली हमारी जाति नहीं जाती, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल है। तमाम नौजवानों ने मुझे कहा कि भाई साहब, सेना ही अगर ठेके पे चलेगी तो हम कहाँ जाएंगे। देशभक्ति का जज्बा लिए अगर उन नौजवानों की पैरोकारी इस देश के अंदर करी तो संसद में हनुमान बेनीवाल ने पैरोकारी करी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये संदेश दिया, मोदी जी जिसने किसान आंदोलन में आपको झुकाया था, देश का नौजवान दिल्ली की ओर कूच कर रहा है, आपको अग्निपथ वापस लेना होगा और देश के नौजवानों को वापस नौकरियों का पता देना होगा। भाइयों, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में मैं नागौर की वकील की पैरोकारी नहीं करता। तमाम राजस्थान के मुद्दे, चाहे लंपी का हो, जब टिड्डी बाड़मेर से चूरू तक आई, एक ही व्यक्ति बोल रहा था लोकसभा के अंदर, कोरोना हो, बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध और पेपर लीक के जो प्रकरण हुए या ओबीसी की विसंगति का मामला हो, विधानसभा के फ्लोर से लेके सड़क से सदन तक अगर आम आदमी, गरीब आदमी की कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो नागौर का सांसद लड़ रहा है। जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात चली थी तो मैंने सबसे पहले 2016 में कहा था कि ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, तमाम ये जो स्वर्ण जातियां, इनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण तमाम स्वर्ण जातियों को मिलना चाहिए। ये हनुमान बेनीवाल ने 2016 के अंदर कहा। मैं उन भाइयों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आरक्षण हर किसी का अधिकार है, लेकिन किसी जाति का विरोध करना हमारा काम नहीं है। छोटी राजनीति के लिए अगर किसी जाति का विरोध करके और अखबार में छपने के लिए और पॉपुलरिटी के लिए कोई ये काम करता है, वो ठीक नहीं है। सामाजिक समरसता बनी रहे, मेरे तो जीवन का सिद्धांत है, अपराध कोई भी करेगा, उसकी जाति कुछ भी होगी, हनुमान बेनीवाल अपराधियों का विरोध करेगा राजस्थान के अंदर। ये किसी के साथ काम। मुझे पीड़ा है चूरू के नेताओं को, और किस तरह की बात कह रहे हैं चूरू के कांग्रेस बीजेपी के नेता। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चाहे कांग्रेस को वोट डाल देना, मत डालना आरएलपी की तरफ, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी को डाल देना, हमें डाल देना, लेकिन उसको तीसरे को मत डाल देना। अरे भाइयों, तीसरे को तो आपने पिछली बार भी डाला था, लेकिन वोट 10,000 डाला था, समय कम था। ये तीसरा ही तो है जो सबकी आवश्यकता पड़ी। पीड़ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। मुझे आप नई ऊर्जा दे, इस चुनाव में जीता के दिल्ली दे दे कि अब वो दिन दूर, अब वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के फैसले हम खुद करेंगे। जहां भी जाते हैं बच्चे कहते हैं संविदा कर्मी को नियमित करो, खाली पद बढ़ाओ। जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, थाने तहसील में थानेदार बात नहीं करता, तहसीलदार का व्यवहार ठीक नहीं है, कौन ठीक करेगा? मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल ने जो ऊर्जा राजस्थान के नौजवानों में भरी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना आपको सिखाया है। हो सकता है कई तरह के लोग आएंगे, कई तरह की बात करेंगे, लेकिन भाइयों, अगर मैं मजबूत नहीं होता, मैं ईमानदार नहीं होता, तो मेरे घर पे भी ईडी आ जाती, सीबीआई मोदी भेज देता, और गहलोत मेरे दुनिया भर के वसुंधरा से मैं लड़ा, गहलोत से लड़ा, कितने मुकदमे दर्ज किए, लेकिन हनुमान बेनीवाल में हाथ राजस्थान की सरकार नहीं डाल सकी। जीत है, ये आपको पता है। और यहाँ का बारे में ज्यादा इतिहास चूरू का मैं नहीं बताना चाहूंगा, आप सारी बातें जानते हो। चूरू में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की धड़कन बढ़ गई। ये सुजानगढ़ आया था, 32,000 वोट ले गया, और सरदार शहर अगर जीत गया तो ये आपको हनुमान बेनीवाल पे भरोसा करना है। आप आगे खड़ा मिलेगा, सारी जातियों को साथ लेके चलेगा और नए राजस्थान का निर्माण करेगा। एक बार 70 साल कांग्रेस भाजपा पे भरोसा किया, एक बार अपने भाई पे भरोसा करके देखना। मैं आपकी पंचायत के अंदर आया हूँ तो मेरा मान और सम्मान रखना, ये अपील करने में आपके बीच आया हूँ। प्रतिस्पर्धा में हम आगे कैसे बढ़े? एक बार अगर फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार एग्जाम दे दो, जरूरी थोड़ी सरकारी नौकरी लगे, दूसरा काम कर लेंगे। मैं कौन सा मंत्री बनाऊं? घूम ही रहा हूँ ना, घूम रहा हूँ नहीं घूम रहा हूँ। मेरे साथ वाले कैसे मंत्री बनने के लिए कहाँ चप्पल सैंडल उठाते घूम रहे हैं सब जगह, दिन में कुछ कहते हैं, रात में पैरों में पड़े मिलते हैं। तो भाइयों, हिम्मत रखो। किसान के घर में पैदा हुए हो तो सबसे बड़ी गौरव की बात तो यही है कि भगवान ने हमारा जन्म किसान के घर में दिया, और जहाँ भी आप बैठे हो, और हमें तो सबसे बड़ी मोदी जी ने मरने के लिए छोड़ दिया था।